नमस्कार मित्रों। इस देश में इसमें एक नारा चल रहा है कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। और लोग इसे तमाम लोग इसे जो इन जातियों से जुड़े हैं, आप कह सकते हैं, जो इस वर्ग से जुड़े हैं, उनका कहना है कि यह एक सामाजिक नारा है और ये देश में सामाजिक समरसता और समानता के लिए है। लेकिन व्यक्तिगत रूप से मेरा ये मानना है कि ये नारा पूरी तरह से राजनीतिक नारा है। ये चंद उन लोगों का नारा है, उन पॉलिटिकल लोगों का नारा है जो 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 जाति के नाम पे राजनीति करते हैं। चंद उन पार्टियों का नारा है जो जाति के नाम पे राजनीति करती हैं। और इसका प्रभाव ये है कि जो और राजनीतिक दल हैं वो भी वोट की राजनीति के लालच में इस नारे का विरोध नहीं कर पाते हैं कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी भागीदारी। और इसी नारे के संदर्भ में मैं कहना चाहूँगा कि सोशल मीडिया पे एक और नारा चला है। और वो नारा इसलिए चला है कि आज आप देख रहे होंगे पूरे देश में जाति जनगणना की मांग चल रही है। कुछ प्रांतों में ये जाति जनगणना हो भी चुकी है और लगातार मांग चल रही है। तमाम राजनीतिक दल, खासकर वो राजनीतिक दल जो जिनका पूरा का पूरा अस्तित्व ही जो है जाति पे आधारित है, उन नेताओं द्वारा जिनका पूरा का पूरा कह सकते हैं कि पूरा राजनीतिक कैरियर ही जाति पे आधारित है, वो योग्यता की राजनीति नहीं बल्कि जाति की राजनीति करते हैं, उनके द्वारा इस नारे को लगातार उछाला जा रहा है और जनगणना की लगातार मांग करी जा रही है कि जाति के आधार पर जनगणना हो और ये निश्चित किया जाए कि किस जाति की कितनी संख्या है और उसी आधार पर देश के संसाधनों का बंटवारा किया जाए। यानी कि जिसकी जितनी संख्या भारी है उसे उतना अधिकार दिया जाए संसाधनों में। तो इसी के संदर्भ में, इसी के बराबरी में, इसी के पैदल सोशल मीडिया पे कुछ युवाओं ने एक और नारा चलाया है और वो नारा है कि जिसकी जितनी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। यानी कि देश को टैक्स देने वाले जो लोग हैं, देश की जीएसटी में जिसका जितना योगदान है, देश की जीडीपी में जिसका जितना योगदान है, देश के विकास में जिसका जितना योगदान है, उस ढंग से हिस्सेदारी की जानी चाहिए। मैं भी इस नारे का समर्थन करता हूँ। ये जो नारा है कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, ये कहीं से भी उचित नारा नहीं है। इस नारे के आधार पे समाज में कभी भी समानता नहीं लाई जा सकती। ये तो जंगल के कानून, जो प्राकृतिक कानून है उसके भी विरुद्ध है। जंगल में भी आप पाएंगे कि जो जानवर जो है समूह में रहते हैं, भीड़ में रहते हैं, संख्या में भारी हैं, वो सबसे कमज़ोर जानवर माने जाते हैं जंगल के, और वो सबसे कमज़ोर जानवर हैं। और वही स्थिति समाज की भी आप देखेंगे है। ये जो संख्या भारी वाली मांग है, ये वही लोग हैं। आप जो है बेवजह के अपनी संख्या बढ़ाते जाएं, कीड़े मकोड़ों की तरह आप जो है ढेर सारे बच्चे पैदा कर लें, उसके बाद आप देश से ये कहें कि हमारी संख्या भारी है इसलिए हमारा जो है इन संसाधनों में अधिक हक होना चाहिए, तो ये जंगल के कानून के भी विरुद्ध है। ये जंगल के कानून के भी अपोजिट है, मैं कह सकता हूँ। तो मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि इस ढंग के बंटवारे से देश का भला कतई नहीं हो सकता है। और आज आप देखेंगे कि ये जो पार्टियां हैं, ये जो जातिगत नेता हैं, ये जो जाति के नाम पे राजनीति करने वाले लोग हैं, या फिर सत्ता के भूखे लोग हैं जो इन जातियों को भ्रमित करके जो है इनका वोट हासिल करना चाहते हैं, वो सब जो इसके पक्ष में खड़े दिखाई देंगे कि हाँ, ये जाति जनगणना होनी चाहिए और जिन जातियों की जैसी संख्या हो उनकी भागीदारी सुनिश्चित करी जानी चाहिए। तो मैं कहूँगा कि ऐसे देश कैसे विकसित होगा। मैं युवाओं से कहना चाहूँगा जो इस नारे के आधार पे अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं कि ये एक अफीम है, एक नशा आपको दिया जा रहा है। आप ही के जाति के लोगों द्वारा ही आपके विकास की बात नहीं कर रहे हैं बल्कि आपके पतन की बात कर रहे हैं। वो चाहते हैं कि आप यूं ही पिछड़े बने रहें, यूं ही बैकवर्ड बने रहें। अब मतलब सोचने की बात है कि आरक्षण की जो जाति प्रक्रिया हमारे देश में अपनाई गई है आज़ादी के बाद से, आज़ादी के पीछे जो कुछ हुआ वो अलग विषय है। निश्चित रूप से मैं भी इसे स्वीकार करता हूँ। कुछ जातियों ने, हिंदुओं की कुछ जातियों ने तमाम जातियों का शोषण किया, इसमें कोई दो राय नहीं है। और उसके बाद अगर आप आएंगे मुग़ल इरा में, इस्लामिक इरा में, तो धर्म के नाम पर जो है सारे हिंदुओं का मुसलमानों ने शोषण किया। ये शोषण की प्रक्रिया चलती रही है, लेकिन आज़ादी के बाद के हिंदुस्तान को हमें बदलने की आवश्यकता है। आज़ादी के बाद हमने जिस आरक्षण पद्धति को अपनाया, उस आरक्षण पद्धति से हमें हासिल क्या हुआ?
क्या हम जिस लक्ष्य के साथ इस आरक्षण को लेके आए थे कि 10 साल में हम SC ST के कुछ लोगों को अपलिफ्ट कर दें ताकि वो समाज की मुख्य धारा में आ जाएं, क्या ऐसा हुआ? आज इसी आरक्षण की दोषपूर्ण पद्धति का दुष्परिणाम है कि आज होड़ मची हुई है लोगों में। मतलब ये अद्भुत समाज आप कह सकते हैं कि कहाँ होड़ मची रहती है कि आदमी अपने आप को स्किल्ड प्रूव करना चाहता है कि आई एम इंटेलिजेंट, आई एम द बेस्ट वन। इस देश में होड़ मची है देश के युवाओं में कि वो बैकवर्ड कहलाना पसंद कर रहे हैं, वो ST ST SC ST कहलाना पसंद कर रहे हैं, वो पिछड़ा कहलाना पसंद कर रहे हैं चंद लाभ के लिए, एक 10-20-50 हज़ार रुपये की नौकरी के लिए। वो सामान्य श्रेणी में नहीं आना चाहते हैं, वो एक योग्य और कुशल नागरिक नहीं बनना चाहते हैं, अपेक्षाकृत वो चाहते हैं कि उन्हें कुछ चंद पैसों की नौकरी भर मिल जाए। तो मेरा ये कहने का मतलब है कि इस सोच के साथ कभी भी ये जो पिछड़े, ये जो समाज है, जो समाज इस ढंग की मांग कर रहा है कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, वो समाज कभी भी आगे नहीं आ पाएगा। ये पूरी की पूरी प्रक्रिया दोषपूर्ण है, इस पर पुनर्विचार किया जाना चाहिए देश में। इस प्रक्रिया को अब खत्म करके कुछ नई प्रक्रिया पे सोचना चाहिए। बिना योग्य बनाए कोई व्यक्ति योग्य कैसे हो सकता है? बिना रेस जीते कोई विनर कैसे हो सकता है? तो मेरी देश भर के युवाओं से यही अपील है कि आप इन जातिगत पचड़ों में न पड़ें, आप इन नेताओं कि हाँ में हाँ ना मिलाएं, बल्कि अगर आपको मांग करना, अगर आपको डिमांड करना है सरकारों से, तो आप सरकारों से ये डिमांड करिए कि आपको समान शिक्षा का अवसर मिले, आपको समान स्वास्थ्य का अवसर मिले, आपको वो सारी सुविधाएं मिले जो आपको योग्य से योग्यतम बनने के लिए आवश्यक है। इन सुविधाओं की लड़ाई होनी चाहिए। लेकिन इसके विपरीत आज आप देखिए तो हमारे देश के युवाओं को इन राजनीतिक दलों ने ऐसी अफीम पिला दी है, ऐसा इन्हें भटका दिया है जाति और धर्म के नाम पे कि ये जो है भूल ही गए हैं इन सारी चीज़ों को। ये मतलब चिंता का विषय है किसी समाज के लिए। दुनिया में कोई ऐसा देश नहीं आ पाएंगे जहाँ के देश के युवाओं में इस तरह की होड़ मची हो कि वो अपने आप को पिछड़ा दिखाना चाहते हो, अपने आप को वो कमज़ोर दिखाना चाहते हो। एकमात्र ये अनूठा देश भारत होगा जहाँ के युवा इस तरह के हैं, जिनकी सोच इस तरह की बना दी गई है कि वो अपने आप को कमज़ोर साबित करना चाहते हैं सिर्फ आरक्षण की सुविधा पाने के लिए, एक अदद नौकरी पाने के लिए। अगर आपकी सोच ऐसी ही रही तो सोचिए कि आपका क्या होगा, आपके परिवार का क्या होगा, आपके परिवार का कैसे उत्थान होगा। आपके पीछे जो जनरेशन वो भी ऐसी ही जो है भिक्षा मांगती रह जाएगी नौकरी की। आपके समाज का क्या होगा, आपके राष्ट्र का क्या होगा। तो देश भर के युवाओं से, खासकर उन युवाओं से जो इस नारे का समर्थन कर रहे हैं कि जिसकी जितनी संख्या भारी उनकी उतनी हिस्सेदारी, या फिर जो जातिगत आरक्षण की प्रक्रिया है, जो इसके प्रबल समर्थक हैं, उन सभी युवाओं से मैं कहना चाहूँगा कि ये आपको पीछे ढकेलने की एक साजिश है। और वो साजिश के सबसे बड़े कर्ता धर्ता आज के डेट में आपके जाति के ही नेता हैं। आप देखिए इन्हें, ये जातिवादी भी नहीं है। अगर असल में मैं कहूँ तो आप इनका अध्ययन करिए, जो आपके समाज के, आपके जाति के जो बड़े नेता हैं, आप इनके चरित्र को, इनके कैरेक्टर को आप देखिए और पहचानने की कोशिश करिए कि ये कितने जातिवादी हैं। ये जब मुख्यमंत्री बनने की बात आएगी तो सारे कुल में सिर्फ उन्हीं का बेटा सर्वश्रेष्ठ रहेगा। सांसद विधायक बनने की बात आएगी तो वो जाति के योग्य से योग्यतम को नहीं चुनेंगे, वो अपने नालायक बेटे को ही योग्य साबित करने की चेष्टा करेंगे। तो आप उन्हें जातिवादी कैसे कर सकते हैं? ये सब तो परिवारवादी हैं, ये लालची हैं, ये धूर्त हैं। ये आपको मूर्ख बना के, आपको हथियार बना के वो अपनी राजनीतिक विरासत को बचाए रखना चाहते हैं। तो इनसे सावधान रहिए, समझिए इस साजिश को। इस साजिश को अगर आप लोग नहीं समझ पाएंगे तो यूं ही जो है पिछड़े बने रहेंगे। ये पूरा जो स्ट्रक्चर होता है ना, मानसिक होता है। मानसिक रूप से अपने आप को अगड़ा समझिए, अगली श्रेणी में आने की कोशिश करिए। वो शिक्षा से आ सकती है, वो नौकरी से नहीं आएगी। वो आरक्षण मांगिए, पढ़ाई में, शिक्षा में, स्वास्थ्य में, अन्य जितनी भी सुविधाएं हैं सब में आरक्षण मांगिए। सब में वो सुविधाएं मांगिए जो किसी एक नागरिक को इस देश में मिलती हो। असामान्य शिक्षा का विरोध करिए, असामान्य स्वास्थ्य व्यवस्था का विरोध करिए। मांग करिए कि पूरे देश में हर किसी के लिए सारी जो सार्वजनिक सुविधाएं होती हैं, जो मनुष्य के जीवन की ज़रूरतें होती हैं, उस पर सबका एक समान अधिकार होना चाहिए। सबको एक ढंग के स्कूल मिलने चाहिए, सबको एक ढंग के अस्पताल मिलने चाहिए, सबको एक ढंग की वो सारी सुविधाएं मिलनी चाहिए। यात्रा की सुविधाएं हुई या कोई सुविधाएं हुई, विरोध इसका करिए, मांग इसकी करिए।
तो फिर मैं यही कहूँगा वीडियो समाप्त करने से पहले कि मैं जातिगत जनगणना के भी विरुद्ध हूँ, क्योंकि मैं जहाँ तक व्यक्तिगत मेरी राय है, जातिगत जनगणना से हमें हासिल कम होने जा रहा है, हमारा नुकसान ज़्यादा होने जा रहा है। ऑलरेडी हम जाति के जंजाल में, जाति के चक्कर में इस कदर फंसे हुए हैं कि हमारा देश लगातार पिछड़ता जा रहा है। संसाधनों के दृष्टिकोण से इतना संपन्न और रिच होते हुए भी लगातार हम पिछड़ते जा रहे हैं। सदियों तक हम गुलाम रहे इसी जातिवाद के चलते। मैं कहूँगा इसी जातिवाद के चलते इस देश में अंग्रेज पनपे, इस देश में मुसलमान पनपे, इसी हमारी जातिवाद के चलते। तो जिन लोगों ने प्राचीन समय में जातिवाद किया था उन्हें भी शर्म आनी चाहिए। वो तो गुजर गए, मर गए, अब वो नहीं है। लेकिन हमें आज़ादी के बाद के भारत के बारे में सोचना पड़ेगा। अगर हम भारत को विश्वगुरु बनते देखना चाहते हैं तो हमें बदलना पड़ेगा अपने आप को। हमें इस जाति की दुर्भावना से बाहर निकलना पड़ेगा, तभी जाके हम एक सफल और कुशल नागरिक और देश बन पाएंगे। तो देश भर के युवाओं से मेरी यही अपील है कि हमें आरक्षण का कोई जो है नया तरीका ढूंढना पड़ेगा। हमें पुनर्विचार करना पड़ेगा इस पद्धति पे, जो आरक्षण की जातिगत पद्धति है। इसी का दोष है कि तमाम ऐसे अयोग्य नेता विकसित हो गए हैं समाज में, जो जाति की राजनीति करते हैं, जो सिर्फ और सिर्फ जाति की राजनीति करते हैं। उन्हें कुछ भी नहीं आता है इसके सिवा। वो सिर्फ अपने परिवार को पोषित कर रहे हैं राजनीति के नाम पे। उन्होंने एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बना रखी है जाति के नाम पे, जिसमें वो सिर्फ और सिर्फ अपने और अपने परिवार के भले की सोच रहे हैं, न कि अपने जातियों की और अपने समाज की। तो हमें इससे बाहर निकलना पड़ेगा। मैं यही अपील करूंगा, फिर से मैं देश के युवाओं से यही अपील करूंगा, लीक पर भी चलें। मैं एक लाइन आपको सुनाना चाहूँगा, ये सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की लाइन है, या फिर हो सकता है मैं गलत हूँ, कि लीक पर वे चलें जिनके चरण दुर्बल और हारे हैं। लीक पर वे चलें जिनके चरण दुर्बल और हारे हैं। हमें अपनी यात्रा से बने ऐसे अनिर्मित पंथ प्यारे हैं। इस सोच को विकसित करिए अपने मस्तिष्क में। जब इस सोच को आप विकसित करेंगे तभी आप एक योग्य और सफल नागरिक बन पाएंगे, और आपकी जो औलादें हैं, आपके पीछे की जो पीढ़ी है, वो भी जो है समानता का दर्जा हासिल कर पाएगी समाज में। अन्यथा 75 साल क्या 750 साल तक भी अगर आरक्षण की पद्धति लागू रही तो आप जहाँ हैं वहीं रहेंगे। बहुत अधिक से अधिक होगा कि आप एक अदद नौकरी पा जाएंगे, इससे अधिक आपका कोई विकास नहीं होगा। जब तक आपका मानसिक विकास नहीं होगा, आपका कोई विकास नहीं हो सकता है। आप जानवर के जानवर बने रहेंगे, आप पिछड़े के पिछड़े बने रहेंगे, आप मूर्ख के मूर्ख बने रहेंगे। तो मैं उन सारे युवाओं से अपील करूँगा, किसी भी समाज के हों, किसी भी वर्ग के हों, किसी भी जाति के हों, कि हमें इस सोच से बाहर निकलने की ज़रूरत है। हमें अपने आप को योग्य से योग्यतम बनाने की ज़रूरत है, और उसके लिए जो आवश्यकताएं हैं उसको पाने के लिए लड़ने की ज़रूरत है सरकारों से, न कि इन जातिवादी नेताओं के पीछे, इन वोट की राजनीति करने वालों के पीछे, इन सत्ता के भूखे, सत्ता के दलालों के पीछे उनकी हाँ में हाँ मिलाने की ज़रूरत है। तो जागिए, बदलिए अपने आप को। अगर आप अपनी पीढ़ियों को बदलना चाहते हैं, अपनी आने वाली संतानों को बदलना चाहते हैं, तो सर्वप्रथम आपको बदलना पड़ेगा। धन्यवाद, नमस्कार।